नमस्ते, प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैट्रिक्स पर। आज 30 जनवरी है और आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को बिरला हाउस के सामने मार दिया गया था। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद हम नहीं जानते हैं। उनका योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रहा, कब से कब तक रहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। प्रयास करेंगे कि इस छोटे से वीडियो में उस चीज़ को दिखा पाएँ, समझा पाएँ, आप लोगों के सामने उतार पाएँ। महात्मा गांधी प्रेरणा स्रोत रहे हैं नौजवानों के लिए। तो आइए जानते हैं उनके बारे में आज कुछ ऐसी बातें जो गांधी को महात्मा गांधी बनाती हैं। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी 1869 टू 1948, 1869 से 1948 तक पूरा इनका जीवन काल रहा। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम रहा आपका मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। बेसिकली गुजरात में ऐसा होता है कि पिता का नाम जो होता है वो बच्चों के नाम के आगे लगाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। कहाँ पर? तो काठियावाड़ नामक गांव में। पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट है और गुजरात आपका वो स्टेट है। तो गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में, पोरबंदर जिला में काठियावाड़ नामक गांव में गांधी जी का जन्म होता है। गांधी जी की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के सामने दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा मारे गए। गांधी जी प्रार्थना सभा से आ रहे थे। प्रार्थना सभा हर दिन वहाँ पे लगाया जाता था। उस दिन गांधी जी लौट करके आ रहे थे और फिर नाथूराम गोडसे ने उन्हें स्टेज पर मारा, जिसमें नाथूराम गोडसे ने 3 गोली फायर किया था महात्मा गांधी के ऊपर। उसमें से 2 गोली आर पार होकर निकल गया और उसमें से 1 गोली गांधी जी के शरीर में फंस गया था। फिर गांधी जी का विवाह होता है 1883, लगभग बहुत ही कम उम्र में, 13-14 साल की उम्र में गांधी की शादी हो जाता है। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी गांधी जी का, कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ पहुँचे। तो 1889 1889 से 1891 तक गांधी जी इंग्लैंड में रहे और कानून की पढ़ाई की। बैरिस्टर का पढ़ाई कर रहे थे गांधी जी इंग्लैंड में। वहां से आने के बाद गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ये साउथ अफ्रीका में बिजनेस करते थे, गुजरात के रहने वाले थे। इन्हीं के केस के पैरवी में जो गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गए थे। गांधी जी 1892 में साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में गांधी जी कहाँ गए? तो डेट जगह याद कर लीजिए। ट्रांसवाल एक जगह वहां पर है। तो ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में गांधी जी का आगमन होता है। राजधानी प्रिटोरिया, वही गांधी साउथ अफ्रीका में जाते हैं। लगभग 21 साल टाइम बिताए हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1892 से लेकर के 1915 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे, 1915 तक। 1892 में ट्रेन में गांधी जी को रंग भेद का सामना करना पड़ता है। रंग भेद बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि भारत में कानून अपराध है। आप किसी भी आदमी को उसके रंग से, उसके जाति से, उसके धर्म से, उसके नाम से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो गांधी जी ट्रेन में थे और गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। फिर भी गांधी जी को वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि गांधी जी काले थे। अंग्रेजी लोगों का ट्रेन था भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब तक रहे हैं, लगभग सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 1894 में गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसके बाद फिर 1903 इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत होती है गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। 1904 फिर फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी, वहीं पर साउथ अफ्रीका में ही। 1910 टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में। टॉलस्टॉय के बारे में हम लोग बाद में ही बात करेंगे। गांधी जी का बड़ा लगाव रहा है इनसे, गांधी जी का और इनका रिलेशन कुछ अलग ही रहा है। 1906 में सत्याग्रह शब्द जो था, ये जिसे आप लोग पढ़ेंगे आगे अभी इसमें, चंपारण सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह जो शब्द था गांधी जी प्रथम बार प्रयोग किए थे साउथ अफ्रीका में ही 1906 में। डेट याद रखिएगा।
फिर 1908 में सत्याग्रह के लिए पहली बार गांधी जी को कारावास में भेजा गया साउथ अफ्रीका में। फिर 1909 डेविस थोरो का लेख, डेविस थोरो उनका एक आर्टिकल आया हुआ था, बहुत अच्छे लेखक थे, राइटर थे डेविस थोरो, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं गूगल पर भी। उनका एक आर्टिकल था, आर्टिकल का नाम क्या था, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, विद इन यू, आपके अंदर भगवान का साम्राज्य। उसमें पहली बार गांधी जी पढ़े थे सिविल डिसओबीडियंस के बारे में, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन ही बोलते हैं। और गांधी जी का जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो मूवमेंट कहाँ से था जी, उन्हीं के ये एक छोटे से आर्टिकल से लिया गया था, डेविस थोरो के। हम लोगों ने महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में देखा। अब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, भारत के आज़ादी के प्रयास के लिए। 1915 में फरवरी और मार्च के महीने में गांधी जी शांति निकेतन से शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर से मिलते हैं, देश के स्थिति को जानने के लिए, क्या स्थिति है, कैसे क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ पर कुछ दिन बिताते हैं गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, और वहीं पर गांधी जी को महात्मा टाइटल मिलता है। महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था शांति निकेतन में 1915 में, और बदले में गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका सामने कि महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल कहाँ से मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 में साबरमती नदी, गुजरात, साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। गांधी जी ने साबरमती नदी किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना करवाई। और उसी 1916 में एक और चीज़ याद रखिए, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो हमारा अभी है, का स्थापना 1916 में ही हुआ था, जिसको मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट और भी 2-3 लोग थे जिन्होंने मिलकर किया था भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, ताकि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो अपना शिक्षा हम भारतीयों के ऊपर लाद रही थी पढ़ने के लिए, उन चीज़ों से दूर रखते हुए उस चीज़ को दूर करने के लिए 1916 में BHU का स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा होता है। और इसी 1916 BHU के उद्घाटन समारोह में हमारे जो गांधी जी जो थे, गांधी जी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। और 1916 में गांधी जी से वहाँ मिलते हैं बिहार के एक किसान नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की ओर बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण अपना जो है वो बिहार में है। अब ये 2 पार्ट में चंपारण बटा हुआ, पूर्वी चंपारण और कौन, पश्चिमी चंपारण। तो 1916-1917 का ये बात है। 16 में गांधी जी आते हैं कहाँ पर, चंपारण में। अब चंपारण में किसान नेता जो यहाँ के थे, जो गांधी जी को बुलाए थे, उनका नाम क्या था जी, राजकुमार शुक्ला। आखिर क्या रीजन था, क्यों गांधी जी को यहाँ बुलाया गया था? तो कारण ये था कि 3 कठिया व्यवस्था लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 3 कठिया व्यवस्था क्या है, समझिए। जमीन के बारे में अगर आप जानते हैं तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि आप 3/20 भाग, मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आप नील का खेती कीजिए। तो भाई दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत यह है कि नील की खेती जिस भूमि पर आप करेंगे, जिस फील्ड पर आप करेंगे, जिस खेत में आप करेंगे, वहाँ का फर्टिलिटी कम हो जाता है, उत्पादन क्षमता जो उस मिट्टी का है वो कम हो जाता है। तो लोग लगभग इस पर भी तैयार थे कि चलो ठीक है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा कर लेंगे नील का खेती। लेकिन दिक्कत तो तब हुआ जब जो रेट यूरोपीय, मतलब जो ब्रिटिश के लोग थे, जो सामान खरीदते थे खास करके नील को, वो जिस रेट पर बोलेंगे उसी रेट पर बेचना था। तो दिक्कत वाला बात तो हो गया। पहला बात कि हम खेती क्यों करेंगे भाई? नील का खेती करने से जब हमारे खेतों को नुकसान हो रहा है तो हम क्यों करेंगे नील का खेती? सिंपल मैटर है। तो फिर गांधी जी वहाँ पर हस्तक्षेप किए। अगर अंदर बात करेंगे तो अंदर तो बहुत कुछ इसमें पढ़ना है, लेकिन हम लोग सिर्फ पॉइंट वाइज टच करके निकल जाएंगे वहाँ से। तो फिर गांधी जी का वहाँ पर हस्तक्षेप हुआ और हस्तक्षेप के बाद 25% वसूली जो कर था वो वापस कर दिया गया। जो टैक्स जो वसूला गया था लोगों से यहाँ पे खरीद करके, उनको कम पैसा दे करके, उनमें से 25% टैक्स को वापस कर दिया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 1918 ये 2 साल गांधी जी का गुजरात में, ठीक है, खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। तो 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भीषण अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब क्या होता है? बेसिकली सूखा पड़ना। अब सूखा पड़ा तो फसल तो हुआ नहीं, जो फसल हुआ नहीं तो जो राजस्व व्यवस्था था खेड़ा का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो राजस्व व्यवस्था के अनुसार ये बताया गया था क्या कि फसल का उत्पादन अगर कुल उत्पादन का 1/4 हो तो कर्ज माफ हो जाएगा। ठीक है, कर्ज नहीं, कर्ज जो है वो माफ हो जाएगा। जो टैक्स जो लगता था खेत फसल पर, खेतों पर जो लोग जो देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो माफ करना था क्योंकि वहां पर तो अकाल पड़ गया था, बहुत उत्पादन कम हुआ था। लेकिन ये लोग क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग कि ये लोग मालगुजारी की प्रक्रिया चालू रही। जो खेत में हम लोग खेत का टैक्स देते हैं, जैसे पनवट मालगुजारी होता है ना, पानी के लिए पनवट आप देते हैं, तो वो टैक्स चालू रहा लेना, और उसके साथ साथ वो लोग 23% टैक्स को और बढ़ा दिया। तो दिक्कत वाला बात हो गया। गांधी जी वहाँ पर हस्तक्षेप किए, खेड़ा में जाकर के बात हुआ, सबसे छोटा मोटा एक आंदोलन हुआ और फिर वहाँ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर गांधी जी 1917 में पहुँचते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर जो थे, जो हड़ताल किए हुए थे वहाँ पर, और वहाँ पर भाई क्या था कि कपड़ा के जो मिल मालिक जो थे उनके विरुद्ध में ये छोटा मोटा एक हड़ताल था। हड़ताल का रीजन क्या था? तो बोनस को लेकर के उनसे काम तो करवाया जाता था लेकिन उतना पैसा उनको नहीं मिलता था जितना उनको होता था। उनका पैसा, जितना पैसा उनको मिलना चाहिए उतना पैसा उनको मिल नहीं पाता था। तो भूख हड़ताल वहाँ पर हुआ और गांधी जी स्वयं वहाँ पर भूख हड़ताल किए। ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था भारत में, याद रखिएगा। कहाँ पर? अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ। फिर गांधी जी वहाँ पर हस्तक्षेप और मालिक जो थे समझौता को तैयार हुए, और समझौता को तैयार होने के बाद 35% बोनस, 35% जो बोनस था वो देना तय हुआ मिल मजदूरों को, मालिकों के द्वारा, और फिर ये हड़ताल भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए, तो 1916 के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 1917 हम लोग देख लिए, 1918 हम लोग देख लिए, 1919 पे आते हैं। एक एक्ट लाया गया भारत में जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। नाम रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट के नाम पर पड़ा। ठीक, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिसर थे, उन्हीं के नाम पे वही ये लॉ प्रपोज किए थे इंडिया में। इसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं? द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। वास्तव में था क्या ये एक्ट? इस एक्ट के तहत जिस टाइम पे 1919 में, इस टाइम पर भारत में जो लोग जो थे, जो आज़ादी के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, तो ये सब गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि अब जो भारत है शायद हमारे हाथ से निकल जाएगा। लोग बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे, मीटिंग वगैरह कर रहे थे। तो पंजाब में ये एक्ट लाया गया था, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो एक जगह इकट्ठा होकर आपस में बातें करते हैं आज़ादी को लेकर के। तो इस एक्ट के अनुसार अगर कोई आदमी ग्रुप बनाता है, गुट बनाता है 3-4 लोगों का, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अरेस्ट ही नहीं, बिना वारंट के अरेस्ट किया जाएगा। कोई वारंट काम नहीं करेगा वहाँ पे, गिरफ्तार कर सीधे आग पर मुकदमा चलाया जाएगा। उस टाइम पर देशद्रोह का वो भी, ये देखिए, ठीक है। फिर इसी एक्ट को, रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया कि भाई इस लॉ में, इस एक्ट में ना तो वकील काम कर रहा है, ना ही कोई तुम्हारा अपील काम कर रहा है, ना ही कोई दलील काम कर रहा है। तो ना तो कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील वाला कानून था ये। और इस एक्ट में जब बात होता है तो एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ था जिसका नाम था सत्यपाल। ठीक है, सत्यपाल पंजाब के एक छोटे मोटे नेता थे जो, तो ये जो बात है जालियांवाला बाग से संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में एक कांड होता है। क्या है इसको समझते हैं। तो पहले तो जालियांवाला बाग समझते हैं क्या है ये। बाग मतलब समझ रहे हैं आप, एक छोटा मतलब एक गार्डन होगा, बेसिकली फील्ड आप समझ सकते हैं, एक बड़ा फील्ड जहां पर लोग बेसिकली इकट्ठा हुए थे। चलिए समझते हैं। तो जालियांवाला बाग जल्ली नाम के एक व्यक्ति का था, पता ना, चलो बोलते हैं किसी को नाम फलाना वाला, वैसे ही। तो जालियांवाला बाग, इस बाग में लोग इकट्ठा हुए थे किसके लिए? तो सत्यपाल का जो गिरफ्तारी जो हुआ था उस पर एक शांतिपूर्ण सभा था, ये लोग आयोजन किए थे कैसे उसको छुड़ाया जाए, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी उस बात हो रहा था। वो जो दिन था हमारा, वो बैसाखी का दिन था। पंजाब में बैसाखी को हम लोग किचलू नाम से भी जानते हैं। तो हुआ क्या कि
पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम माइकल ओ डायर था। उसको पता चला कि लोग जो है इस बाग में ग्रुप बनाए हुए हैं, सभा किए हुए हैं, जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ था उस टाइम पर। तो रॉलेट एक्ट को तोड़ने के लिए, रॉलेट एक्ट को नहीं मानने के लिए माइकल ओ डायर आदेश देता है एक ऑफिसर जनरल डायर को कि जाओ और वहां गोली चलाओ। जनरल डायर आता है, बिना सोचे हुए वहां बैठे हुए बूढ़े, जवान, छोटे बच्चे, औरतें, जो भी लोग थे, अंधाधुंध 1650 राउंड लगभग फायर किया जाता है। ये जो राउंड फायर जो लिखा हुआ है, कितनी गोलियां चलाई गई, ये बस एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, और ऑफिशियली कितना गोली चलाया हुआ कोई नहीं जानता है, जिसमें 1000 से भी अधिक लोग मारे गए। और ये 1000 से अधिक लोग जो मारे गए हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। कांग्रेस जब रिपोर्ट जब बनाई थी तो उसमें लगभग 1600-1700 लोग मारे गए थे उसके अनुसार। चलिए आते हैं, तब ये हत्याकांड हुआ, लोग बौखला गए। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉबिन नाइटहुड का उपाधि दिया था, वो लौटा दिए, बोले कि नहीं ये सब हमको नहीं चाहिए, ये क्या हो रहा है मेरे देश में। महात्मा गांधी बहुत सारा अपना उपाधि लौटाने लगे, गांधी जी वहाँ पे, जैसे केसरी हिंद का गांधी जी को उपाधि मिला हुआ था इंग्लैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कांड जब हुआ तो बहुत प्रेशराइज किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, नेताओं के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। तब जाकर 1 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का स्थापना किया जाता है, जिसका अध्यक्ष था लॉर्ड हंटर। ठीक है, इस हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। किस लिए इसको बनाया गया था? ताकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जांच हो सके, गलती किसका था। इसका अध्यक्ष लॉर्ड हंटर रहा, और इसमें 8 लोग थे, इसमें 5 ब्रिटिश के लोग थे और 3 इंडियन लोग थे। अब ये 1 साल बाद अप्रैल 1920 में हंटर आयोग अपना रिपोर्ट जारी करता है, जिस रिपोर्ट में वो जनरल डायर को निर्दोष घोषित करता है, निर्दोष बता देता है, और उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया जाता है। चलिए, अब फिर गांधी जी का आगमन, असहयोग आंदोलन 1922। असहयोग आंदोलन का मतलब बेसिकली यही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को असहयोग करना, उनके किसी काम में हेल्प नहीं करना। जैसे सरकारी जो लोग जो थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ काम करते थे, वो लोग काम नहीं करेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाइए, ठीक है, वोट का बहिष्कार कीजिए, जो चुनाव जो होता था उसका बहिष्कार कीजिए आप, और स्कूलों का बहिष्कार कीजिए, अदालतों का बहिष्कार कीजिए, इन सब चीज़ों का बहिष्कार करना था। 1 अगस्त 1920 से इसको शुरू किया गया, लेकिन 10 दिसंबर 1920 को नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, कांग्रेस अधिवेशन क्या होता है। बेसिकली कांग्रेस बनाया जब गया था 1985 में, तो कांग्रेस को बनाया गया था इसीलिए ताकि उस टाइम टीवी वगैरह उतना था नहीं, गाँव के लोग आज़ादी को समझ नहीं पाते थे, तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने आज़ादी के लिए एक संगठन बनाया गया था कांग्रेस, जो हर साल जा करके गांव-गांव में लोगों को ये बताता था। उसी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 10 दिसंबर 1920 को ये पुष्टि किया गया कि असहयोग आंदोलन ठीक है, इसको लागू करना चाहिए। असहयोग आंदोलन लागू करने के पीछे रीजन क्या था? महात्मा गांधी ने क्यों इस असहयोग आंदोलन को लागू करवाया भारत में? रीजन था, पहला तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, उस चीज से सभी लोग दुखी थे, बहुत लोग क्रोध में थे कि भाई ये ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ना। मान लेते हैं ठीक है, वो लोग इस एक्ट को नहीं माने, एक्ट को तोड़े हैं, आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए, आप उनको जेल में डाल सकते हैं, अगर खैर ये भी उचित नहीं है डालना तो ये, लेकिन गोली चलाना तो सरासर बेवकूफ़ी था, नहीं करना चाहिए थे बात। और फिर खिलाफत आंदोलन बीच में हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्या है? मुसलमान लोगों के द्वारा किया गया था, टर्की वर्की का थोड़ा केस इसमें है, उसको नहीं पढ़ा पाएंगे हम भी। चलिए, उसके बाद चौरी चौरा कांड 1922। चौरी चौरा कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जगह का नाम एक है चौरी चौरा, और वहाँ पर असहयोग आंदोलन में जो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, बहिष्कार करने वाला, उसमें लोग इतने भावुक हो गए, उनको समझ में नहीं आया ये बात, और लोग कपड़ा वगैरह जला रहे थे, विदेशी वस्तु। चौरी चौरा कांड 1922, ठीक है। तो चौरी चौरा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा जगह पड़ता है, जहाँ पर हुआ क्या कि लोग असहयोग आंदोलन में, जैसे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना भी था, उसमें लोग विदेशी वस्त्रों को जला रहे थे, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि निष्ठुर बर्बादी है ये देश का,
ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग इतने भावुक हो गए कि चौरी चौरा में स्थित एक ब्रिटिश थाने में लोग आग लगा दिए, जिसमें लगभग 22 जवान को जिंदा जला दिया गया। किस दिन भाई? तो 5 फरवरी 1922 को यह कांड हुआ। चलिए, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को होता है, जो कि असहयोग आंदोलन में ही चल रहा था ये। उसमें लोग क्या करते हैं कि भाई 5 फरवरी 1922 को जा करके ब्रिटिश थाने में आग लगाते हैं, जिससे 22 जवान जो है पुलिस जवान शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिंदा उनको जला दिया जाता है। तो फिर गांधी जी करते क्या है कि बारदौली के बैठक में, चूंकि असहयोग आंदोलन के अंदर ही ये हो रहा था सर, उसी टाइम ये हो गया था, तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं कि नहीं, ऐसे तो पूरा देश जल जाएगा, ऐसा हमको नहीं चाहिए आज़ादी। फिर 10 मार्च 1922 को हिंसा फैलाने हेतु गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सजा गांधी जी को सुनाई जाती है। उस टाइम जो जज थे उनका नाम था ब्रमफील्ड, जज ब्रमफील्ड, जिन्होंने ये सजा गांधी जी को सुनाई थी। फिर 1924, उसके बाद 1924 में बेलगाम में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी। कांग्रेस के बारे में बता ही चुके हैं कि उसको बनाया क्यों गया था, उस संगठन को बेसिकली उसी काम के लिए। बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। कर्नाटक में यहाँ पे गांधी जी बस एक ही बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं, बस 1924 में। तो यहाँ लोग करते हैं संबोधित। फिर 1928 में गांधी जी करते हैं पूर्ण स्वराज का आह्वान पूरे कंट्री में कि अब हमको चाहिए क्या जी, फुल आज़ादी। गांधी जी करते हैं इस बात का आह्वान। फिर स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा, फरवरी 1922, फरवरी 1922। क्या था समझते हैं? तो इस टाइम पे बेसिकली हुआ क्या था, इसके जस्ट बाद कि अंग्रेजों ने नमक के लिए टैक्स बढ़ा दिया था। नमक पर भी वो लोग टैक्स ले रहा था, थोड़ा बहुत टैक्स तो हर चीज़ पे लगता ही था, नमक पर वो लोग टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि ये आम लोगों का जरूरत का चीज़ था, डेली वाला चीज़ ये सब है। तो गांधी जी भाई गुस्सा गया। तो यंग इंडिया गांधी जी का एक साप्ताहिक पत्र था जो गांधी जी भारत में लॉन्च किए थे। उसके माध्यम से 11 मांग रखें उस टाइम के ब्रिटिश वायसराय से, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। इससे रखे मांग लॉर्ड इरविन से, लेकिन वो मना कर दिया, माना नहीं मानने पर ही आंदोलन शुरू पूरे देश भर में। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर दांडी मार्च होता है गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930। क्या है समझते हैं? तो दांडी मार्च बेसिकली था इसमें ये कि हम दांडी जाएंगे साबरमती से, वहां पर समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे और इस नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। चलिए, 24 दिनों की पद यात्रा, पैदल यात्रा 24 दिन तक चले थे ये लोग। गांधी जी अपने 73 अनुयायी मतलब शिष्यों के साथ गांधी जी से आंदोलन का शुरुआत किए और साबरमती से दांडी गांधी जी पहुंचे। दांडी कहाँ पे है भाई? तो गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये कोस्टल एरिया है बेसिकली। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं गांधी जी सारे लोगों के साथ। बहुत सारे लोग इसमें साथ दिए थे गांधी जी को, क्योंकि पैदल था ना, गांव गांव से गुजरना होता था। लोग जानते थे, समझते भाई गांधी जी पैदल क्यों चल रहे हैं। बहुत सारे लोग सपोर्ट किए इसमें, बहुत सारे लोग भारत के सामने आ गए। सरोजनी नायडू वगैरह इन लोगों का नाम बहुत आगे रहा है इसमें। 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके वहां पर समुद्र तट पर नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन कर दिया गया और नमक कानून का उल्लंघन किया गया। गांधी जी को 4 मई 1930 को गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको रखा था कहाँ भाई? यरवाड़ा के जेल में। यरवाड़ा पुणे महाराष्ट्र, वहाँ जेल है ये यरवाड़ा, संजय दत्त वाला मूवी में जो दिखाया गया है। चलिए, 1931 सेकेंड राउंड टेबल समिट। राउंड टेबल समिट बेसिकली ये सेकेंड है, फर्स्ट भी है, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था तो हमको पढ़ना है नहीं। राउंड टेबल समिट होता क्या है? तो इंग्लैंड में ये समिट आयोजन किया जाता है, सभा एक तरह का होता है जहां पर वो सारे कंट्री जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आती थी वहां से लोगों को बुलाया जाता था। आपका प्रॉब्लम क्या है उनके सामने रखिए, वो लोग इस चीज को ठीक करते थे। ऐसा ऑफिशियली है इस बात में, ऐसा कुछ खास होता था नहीं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाना, मतलब गांधी जी को जाने के लिए मना लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो गांधी जी वहां पर पहुंचे, लेकिन ये कुछ कारणोंवश हो नहीं पाया। कुछ सांप्रदायिक कारण थे जिनके कारण सेकेंड राउंड टेबल समिट वहां पे इंग्लैंड में नहीं हो पाया। चर्चिल ने गांधी जी को वहां पे, शायद उस टाइम के पीएम थे चर्चिल, उतना आपको पता नहीं है, नंगा फकीर कहा, क्योंकि गांधी जी हमेशा धोती और एक जनेऊ लाठी लिए पहुंच जाते थे। तो नंगा फकीर कहा, तो फकीर है। गांधी जी को बोला कि तो फकीर आदमी भाई, झोला छाप आदमी है।
और नंगे घूम रहा है, देखो धोती पहन करके, तो नंगा फकीर कहा। और फंक थे, इन दोनों में से कोई एक उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, देशद्रोही कह दिया गांधी जी को, क्योंकि गांधी सबसे बड़े प्रॉब्लम बन गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ऐसा नहीं था कि आज़ादी भारत को मतलब सिर्फ गांधी जी के द्वारा मिला हुआ, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। 1885 से ही आज़ादी के लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन बस दिक्कत था क्या, एक अच्छा लीडर जो उनको सही मार्गदर्शन करे किस तरह से लड़ना है। बस गांधी जी ने ये काम बखूबी किया। लोगों के मन में जो देश के प्रति जो भावना था, जो उबाल जो खौल रहा था खून उनके अंदर आज़ादी के लिए, बस उनको एक सही रास्ता दिखाया गांधी जी ने कि लड़कर, उनको मार करके, उनसे झगड़ा करके, उन पर अटैक करके कोई फायदा नहीं है, आप भी मरिएगा उसमें, सिर्फ उसी का लॉस नहीं होगा। पावर यह है कि हम लोगों को नहीं मरना है, हम लोग जिंदा रहेंगे। सत्याग्रह का मतलब ही यही होता है ना भाई, सत्य के लिए आग्रह करना। बस रिक्वेस्ट करेंगे तुमसे, तब तक करते रहेंगे जब तक तुम दोगे नहीं उस चीज को जो मेरा है, जो मेरा अधिकार है। ये देश मेरा है, इस देश को तुमसे हम छीन लेंगे, लेकिन अहिंसा से, लड़ाई करके नहीं। वहीं पर गांधी जी ने एक बात बोला था कि गांधी तो मर सकता है, गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद नहीं मरेगा कभी भी। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मरेगा, गांधीवाद नहीं। फिर गांधी जी वहां से लौटे, मायूसी ही हाथ लौटा। रीजन ये था भाई कि सेकेंड राउंड टेबल समिट हुआ नहीं, वहां पे कुछ बात हो नहीं पाया वहां के लोगों से। तो फिर गांधी जब आए तो इंग्लैंड से आने के बाद वायसराय से मिलना चाहे, जो उस टाइम के वायसराय जो इंडिया के थे, ठीक है, तो उनका नाम क्या था एक बार देख लेते हैं। तो इंग्लैंड से आने के बाद गांधी जी वायसराय से मिलना चाहे, जिनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। तो उसने मिलने से गांधी जी को मना कर दिया, मैं नहीं मिलूंगा भाई, उससे हमको नहीं मिलना है। अब जैसे ही मिलने से मना किया तो फिर गांधी जी गुस्साए और 4 जनवरी 1932, 4 जनवरी 1932 से फिर पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा। इसको क्यों रोका गया था कि गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये आंदोलन धीरे धीरे बंद हो गया था, कुछ समझौता वगैरह बीच में हुआ था और बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम भी हुआ था, जैसे आप लोग पुनः पैक्ट वगैरह भी पढ़िएगा थोड़ा सा जस्ट बाद इसके। 32 बिटवीन BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है, किसके लिए होता है थोड़ा समझते हैं। सांप्रदायिक पंचाट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट एक रिलीज किया गया था, जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसमें था ये कि उस टाइम पे जो शेड्यूल जो कास्ट जो थे, जो दलित जो लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार उस तरह का नहीं था, न ही उनको किसी तरह का छूट मिलता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रिलीज किया पंचाट, उसने बोला कि हम रिजर्वेशन देंगे दलितों को। बेसिकली एक प्रलोभन था दलित को अपनी तरफ खींचने का, और BR अम्बेडकर उनके हेड थे। तो BR अम्बेडकर को अपने तरफ खींचने के लिए ब्रिटिश ये किया था। गांधी जी को इस बात से डर था कि अगर BR अम्बेडकर उनके साथ जाते हैं तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा आंदोलन पे, खास करके ये समय वैसा नहीं है कि देश को बंटना पड़े इन सब चीज़ों में। तो फिर उसके सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध यरवाड़ा जेल में गांधी जी एक आमरण अनशन करते हैं 20 सितंबर 1932 को। लेकिन फिर किसी भी तरह से करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सी राजागोपालचारी वगैरह लोग थे, जो कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी का मीटिंग करवाते हैं। कहाँ पर? यरवाड़ा जेल में। दोनों को मिलाते हैं, आमने सामने बात कर लीजिए आप लोग, आखिर क्यों जाना चाह रहे हैं आप उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, झुकाव क्यों आपका होते जा रहा है। तो उस टाइम दोनों को समझौता हुआ और 18% रिजर्वेशन दिया गया शेड्यूल्ड कास्ट को। चलिए, उसके बाद ये समझौता हुआ, सब चीज़ ठीक हो गया। तो 1940 में कुछ ज़्यादा स्किप कर दिए हैं, बीच में कुछ खास था नहीं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा करते हैं महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि अब ये सत्याग्रह एक आदमी का नहीं रहा, अब पूरे देश का है, जिसको हम लोग दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ये कब होता है भाई? तो 17 अक्टूबर 1940 को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे जरूरी चीज है ये, सबसे लास्ट में यही हुआ था। 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया जाता है, जिसको हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका मूल मंत्र क्या था कि करो या मरो, जिसको हम लोग डू और डाई के नाम से भी जानते हैं, कि अब टाइम है, या तो करिए नहीं तो मरिए।
अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और इसको भारत की स्वाधीनता आज़ादी, भारत की स्वाधीनता या आज़ादी के लिए किए जाने वाला अंतिम प्रयास इसको बोला भी गया कि भारत की आज़ादी के लिए अंतिम प्रयास, आखिरी प्रयास यही था। फिर 1944 को 1944 में 22 फरवरी 1944 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी जी का निधन होता है। आगा खां पैलेस में गांधी जी बेचारे टूट जाते हैं। और ये सब टाइम वो था जब देश ऑलरेडी एक क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा था, जब देश को आज़ाद होने का ख्वाब दिख गया था कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं। और उसी 1946 में भारत में आता है कैबिनेट मिशन, जो भारत में बेसिकली संविधान बनाने के लिए आया हुआ था। आज़ादी हम लोग लगभग मिलने वाला था। तो कैबिनेट मिशन में बेसिकली 3 लोग थे और ये कैबिनेट मिशन आया ही था भारत का संविधान बनाने के लिए कि संविधान बनाने में हम हेल्प करेंगे, देख रेख करेंगे कैसे संविधान बन रहा है भारत का। उसके बाद फिर गांधी जी 1946 में कैबिनेट मिशन से भेंट करते हैं और देश जब आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम पे पहला तो हिंदू और मुस्लिम, जो कि शुरू से हमारे यहाँ चलते आ रहा है, पता नहीं लोग क्या इसमें मिलता है, समझ में नहीं आता है। तो अब पूर्वी बंगाल के जो 49 जो गांव थे वहाँ पर गांधी शांति यात्रा करते हैं 1946 में, क्योंकि आग बढ़ गया था ना। पाकिस्तान एक बन रहा था, इधर भारत था, भारत हिंदुओं का देश, पाकिस्तान मुसलमानों का देश, हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ गए थे भारत के। गांधी जी को वो सब चीज़ बड़ा अजब लग रहा था कि मतलब क्यों लड़ रहे हो, शांति से तो हो रहा है। फिर 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए, सभी लोगों के शांति के लिए, पूरे जाति के शांति के लिए, पूरे लोगों के शांति के लिए गांधी जी बिहार आए। और गांधी जी उस टाइम पर देश के विभाजन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, जिनको लगता है कि गांधी जी ने देश को बंटवाया, ऐसा नहीं था भाई, इतना आसान थोड़ी है गांधी जी देश को बंटवा देंगे हैं? देश को बंटवाना और गांधी जी के हाथ में नहीं था। गांधी जी विरोध किए थे इस बात का कि देश को नहीं बंटना चाहिए, बांटने से नुकसान ही होने वाला है देश को। ब्रिटिश गवर्नमेंट था जो उसको अलग किया, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह भी लोग शामिल थे। चलिए, फिर 1948 को गांधी जी का आखिरी साल चल रहा था बेचारे का। 13 जनवरी 1948, 13 जनवरी 1948 से 5 दिन तक बेचारे गांधी जी अपने जीवन का अंतिम उपवास रखे थे सांप्रदायिक शांति के लिए, लोगों के शांति की। तरह ना आग भड़का हुआ था देश में, लोग एक दूसरे को मारते फिर रहे थे। मतलब हिंदू मुस्लिम कहीं दिख गया तो उसमें लोग लड़ाई करने लगेंगे, तुम पाकिस्तान के हो, तुम भारत के हो। इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ इतना ना भड़क गया था। अब गांधी जी बेचारे उपवास करते थे ताकि लोग थोड़ा सा गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। गांधी जी के हर एक बात को लोग मानते थे, ऐसा बात तो था। तो गांधी जी उपवास वगैरह रखते थे, अनशन वगैरह कर लेते थे तो लोग थोड़ा शांत हो जाते थे। चलिए, फिर हुआ क्या कि 20 जनवरी गांधी जी के मरने से 10 दिन पहले 1948 में बिड़ला हाउस में विस्फोट होता है। नहीं, इस विस्फोट में गांधी जी मरे नहीं। एक विस्फोट होता है बिड़ला हाउस में, बिड़ला भवन दिल्ली में, नई दिल्ली। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी पर गोली चलाया जाता है। 3 गोली नाथूराम गोडसे चलाता है गांधी जी पर, जिसमें से 2 गोली गांधी जी के बॉडी के आर पार निकल जाता है और 1 गोली उनके बॉडी में रह जाता है, अटक जाता है, फंस जाता है। फिर गांधी जी मर जाते हैं 30 जनवरी 1948 को। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान लीडर, एक महान इंस्पिरेशन लोगों का आंख बंद कर लेता है 30 जनवरी 1948 को। चलिए, फिर गांधी जी का समाधि बोलते हैं मरने के बाद जहाँ दफनाया जाता है, जहाँ जलाया जाता है लोगों को, वहाँ बनाने का कुछ बना देंगे चबूतरा टाइप, तो उसको समाधि बोलते हैं। तो गांधी जी का समाधि जो है वो राजघाट में है, दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे। और जो चबूतरा बनाया गया है, चबूतरा काले रंग के संगमरमर का है, जिसको हम लोग गांधी जी के समाधि का नाम ही पूछते हैं, तो राजघाट। चलिए, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है पूरे देश में, पूरे कंट्रीज में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस दिन गांधी जी को मारा गया था। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को मार दिया जाता है, गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अंत होता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये है कुछ बातें गांधी जी के बारे में।
होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही प्यार आप लोगों से मिलता रहेगा। धन्यवाद।